हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं ये 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ना दो चीज पता चलता है। एक तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था ये चीज हम लोग को पता चल जाता है। दूसरा, एक हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो इस चीज का भी आइडिया हम लोग को आता है कि हम लोग को आंसर किस तरह से करना है। अगर 2025 के क्वेश्चन पेपर का बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर था ये दो पार्ट में बटा था। पार्ट ए जो कि एमसीक्यू था, इसमें ये 30 मार्क्स का था। 30 क्वेश्चन था, 30 मार्क्स का था, मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का था। दूसरा जो कि पार्ट बी है ये सब्जेक्टिव था, इसमें टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये टोटल 80 मार्क्स का। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सबसे पहले हम लोग हिंदी वाला थोड़ा समझ लेते हैं फिर इंग्लिश वाले में जाएंगे। हिंदी में यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे पूछा गया था, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट। ठीक है, अगर हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल उस पर किस रेट से दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल पे किस रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाता है। तो एक चीज समझना, देखो अगर हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन होता है, जो हमारा साझेदारी अधिनियम का प्रावधान होता है, वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट में ये बोला गया है कि पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नो इंटरेस्ट इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड होता, पार्टनरशिप साझेदारी संलेख बना होता हमारे व्यवसाय में, तो जो भी हमारा पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप डीड में या साझेदारी संलेख में लिखा होता उसके हिसाब से उसी बेसिस पे इंटरेस्ट यहाँ पे जो है दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसके डेबिट साइड में विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी सोन। ठीक है, नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसमें कौन सा आइटम नहीं दिखाया जाएगा। तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डेबिट साइड में हम लोग वो सारा आइटम लिखते हैं जहां पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जहां पे प्रॉफिट को यूटिलाइज किया गया। यही चीज तो होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या बताता है, हमारा प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बटा। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, कमीशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर को जो कमीशन है ये तो डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, जो जो देखो बटेगा किस चीज में, जो हमारा एक तरह से समझना खर्चा टाइप का, जो खर्च के नेचर का, एक्सपेंस नेचर का, वही चीज तो बटेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट मिला ये तो खर्च नहीं हुआ हमारे बिजनेस के लिए, ये तो हमारे बिजनेस के लिए इनकम हो गया ना। तो जो इनकम होगा ये तो क्रेडिट साइड में हम लोग इसको शो करेंगे। ठीक है, इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, कौन सा आइटम हम लोग डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये तो खर्च ही है। ठीक है, देखो जो पार्टनर्स को हम लोग अमाउंट पेड करते हैं ना पार्टनरशिप बिजनेस में, उसको खर्च ना मान करके उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उसको माना जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है, डेबिट में दिखेगा, ये भी डेबिट में दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये जो है ये क्रेडिट में दिखता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। जो एक व्यवसाय का ख्याति होता है, जो व्यवसाय का हमारा प्रसिद्धि होता है, ख्याति होता है, इसके मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। जो हमारे बिजनेस का रिपुटेशन है, इसी के वैल्यू को, इसी के मन, जो हमारा बिजनेस का गुडविल होता है ना, इसी का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, मतलब इसको जितने रुपए में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वही मॉनेटरी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा गुडविल, मतलब ख्याति। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल
इम्प्लॉयड, ठीक है, जो कैपिटल इम्प्लॉयड होता है, इसको कैलकुलेट करते टाइम किस आइटम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हो, तो टेंजिबल एसेट तो इंक्लूड होता है, इंटेंजिबल एसेट को भी ऐड करते हैं, फिक्सिशियस एसेट को कहाँ ऐड करते हैं, तो ये तो हमारा यहाँ पे ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल पार्टनर, जो पुनः मूल्यांकन होता है इसको पुराने साझेदारों, जो हमारा ओल्ड पार्टनर्स है, इसमें किस रेशियो में बटेगा। देखो तो यहाँ पे इस चीज को समझना, देखो याद करने वाला चीज तो बाद का हो गया, इसका कॉन्सेप्ट समझना। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो तो, रिवैल्यूएशन हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पार्टनर से बिजनेस में कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, या रिटायर हो रहा है, उस टाइम। तो ये जो हमारा रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन मतलब क्या है, हम अपने एसेट का फिर से वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो फिर से रिवैल्यूएशन करने के कारण जो प्रॉफिट हुआ, ये किस पीरियड से रिलेटेड है, पास्ट पीरियड से, ओल्ड पीरियड से ना, ये तो आगे के पीरियड से रिलेटेड नहीं। तो जो पुराने पीरियड से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा ना, इसको पुराने रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में, ना कि न्यू रेशियो में। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो होता है ये हमारा ओल्ड पीरियड से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये हमारा हो जाएगा पुराने अनुपात में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन द पार्टनरशिप डीड। ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है ये बोल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, डिजुलेशन ऑफ फर्म, एमालगमेशन ऑफ फर्म, और लास्ट जो है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। साझेदारी अनुबंधन में परिवर्तन का परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा फर्म का पुनर्गठन। जब हमारे पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, तो हमारा उस टाइम क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे समझने का जरूरत है, ठीक है। पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ में आ रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म को फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। देखो जब क्या होता है ना, पार्टनरशिप डीड कब चेंज होता है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब हो गया कोई पार्टनर एडमिट हुआ, कोई पार्टनर रिटायर किया, या कोई पार्टनर का डेथ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप क्या होता है ना, इस टाइम में, इस टाइप के इवेंट में हमारा पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन होता है ना वो चेंज हो जाता है। पहले 3 पार्टनर था अब 4 हो गया, या पहले 3 था अब 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है, सारा कुछ फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में जो पार्टनरशिप डीड हमारा ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following asset is compulsory revalued at the time of admission of new partner। जब पार्टनर हमारा को न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो कौन से एसेट को कंपलसरी रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो स्टॉक का भी रिवैल्यूएशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट का, फिक्स एसेट का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये सारे एसेट का हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं जब हमारे व्यवसाय में, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में कोई नया साझेदार या न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा होता है। गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ, गेनिंग रेशियो हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो एडमिशन के टाइम हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो जो है जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा हो या कोई डेथ हो गया किसी पार्टनर का, उस केस में करते हैं, ठीक है। जब एडमिट कर रहा है कोई पार्टनर, नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है, तब उस टाइम तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ना, ठीक है। गेनिंग रेशियो कब निकालेंगे, जब कोई पार्टनर रिटायर कर गया, छोड़ के जा रहा है, या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो उस केस में हम लोग गेनिंग रेशियो जो है कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर इन फर्म। एक्स वाई जेड जो है ये बराबर के साझेदार हैं फर्म में, ठीक है। वाई रिटायर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। द गेनिंग रेशियो विल बी, यहाँ पे हम लोग को गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ओल्ड रेशियो जो है तीनों का इक्वल है, मतलब 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। तीनों का यही हो गया, ये एक्स वाई जेड का, ठीक है। ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है, यहाँ पे क्या बोल रहा है,
जो है वाई रिटायर कर जा रहा है, वाई नहीं है, ठीक है। अब 5:4 के रेशियो में, मतलब 5/9 और 4/9, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे न्यू और ओल्ड का, तो उसी से तो गेनिंग निकल जाता है। अगर हम लोग एक्स का बात करें तो एक्स का गेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 5/9 माइनस 1/3, ये हो गया 9, 5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब 2/9। और वाई का इसी तरह से अगर गेनिंग शेयर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, सबसे पहले न्यू शेयर जो है, न्यू शेयर वाई, सॉरी जेड का जो न्यू, वाई तो रिटायर कर गया ना, जेड का न्यू शेयर कितना है, 4/9, और ओल्ड शेयर इसका कितना था, 1/3। इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 9, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गया 3, मतलब 1 और 9, ठीक है। ये एक्स का गेनिंग शेयर निकल गया, ठीक है, इतना गेन किया, जेड जो है इतना गेन किया। अब मतलब दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे 2:9 और 1:9 का, तो कितना आ जाएगा, 2:1, मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ऑन डिजुलेशन ऑफ अ फर्म ऑल एसेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हमारा फर्म डिजॉल्व होता है, मतलब जब हमारा फर्म जो है बंद होता है विघटन के स्थिति में, तो उस टाइम जो हमारा एसेट बैलेंस शीट में दिख रहा होता है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट पे किस वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, तो बुक वैल्यू पे, ठीक है। याद रखना, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, जो हमारा एसेट है, ठीक है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड लाते हैं, ठीक है। एंट्री हमारा हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। मतलब इधर यहाँ पे जो लाते हैं टू ऑल एसेट, जो यहाँ पे लिखते हैं, ये हम लोग बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में अमाउंट होता है उस अमाउंट पे लाते हैं। और जब सेल करने से जो अमाउंट आता है ना, इस एसेट को सेल करने से, जिसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं, जब सेल करते हैं उस टाइम जो हमारा रिलाइज अमाउंट होता है उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था जब फर्म डिजॉल्व होता है, मतलब जब फर्म बंद हो रहा होता है, तो जो सारा एसेट हमारा होता है इसको रियलाइजेशन अकाउंट में किस वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करने का लॉजिक ये होता है कि हम लोग को सारा एसेट का अकाउंट क्लोज करना होता है, ठीक है। जब फर्म बंद हो रहा है, मान लो फर्नीचर का बैलेंस है 1 लाख, फर्नीचर हमारे बैलेंस शीट में 1 लाख का दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस 1 लाख का होगा, ठीक है। अब उस 1 लाख को क्लोज करना है तो कैसे, फर्नीचर अकाउंट क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से, और उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन में, मतलब बुक वैल्यू पे अमाउंट जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है। फर्म के विघटन पे सभी संपत्तियां जो है वसूली खाते में किस मूल्य पर ट्रांसफर की जाती है, अंतरित की जाती है, पुस्तक मूल्य पर, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस लेफ्ट इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बच जाता है ऑन डिजुलेशन ऑफ फर्म, डिजुलेशन ऑफ अ फर्म इज ट्रांसफर टू, किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो ये बैंक अकाउंट में। ये फाइनल जो अमाउंट सेटल होता है उस अमाउंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हमारा फर्म बंद हो गया, ठीक है, डिजॉल्व हो गया, तो फाइनली जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बचा इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब डिजुलेशन का जो प्रॉफिट लॉस था वो सारा एडजस्ट करने के बाद का ये बात कर रहा है, ठीक। नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, नॉमिनल कैपिटल ये हमारा आ गया कंपनीज का, ठीक है। कंपनीज में क्या होता है, नॉमिनल के कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथोराइज कैपिटल भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, बोथ ए एंड सी। नॉमिनल कैपिटल मतलब क्या, नाम मात्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो केवल नाम का है, एक्चुअल कैपिटल वो नहीं होगा। नॉमिनल कैपिटल का मतलब हो गया वो हमारा एक्चुअल कैपिटल नहीं, ये उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा था उस अमाउंट को वहां पे मेंशन किया गया था। जितने अमाउंट, जो अमाउंट हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। या तो रजिस्टर्ड कैपिटल या तो ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्यों, क्योंकि जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है उससे ज्यादा का शेयर हम लोग इशू नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अधिकृत पूंजी, ठीक है। रजिस्टर्ड पूंजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी अमाउंट से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। नॉमिनल कैपिटल क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल, ये नाम का केवल है, इतना एक्चुअल में पूंजी हमारे बिजनेस में होगा ये जरूरी नहीं। जो हमारे बिजनेस में पूंजी होगा ये इससे जनरली कम ही होता है, मैक्सिमम जो नॉमिनल कैपिटल का अमाउंट है उतना ही हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज इसीलिए हम लोग इसको नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। इफ शेयर्स ऑफ 10 ईच इज इशूड एट 12 इट इज कॉल्ड, ठीक है, 10 का शेयर था 12 में इशू कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, इशू एट प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पे इशू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन इन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, जो हमारा प्रीमियम रिसीव हुआ शेयर को इशू करने पे, ये कहाँ पे दिखाएंगे, तो ये हमारा लायबिलिटी साइड में दिखता है। ठीक है, जो कैपिटल का अमाउंट है ये भी लायबिलिटी हेड के अंदर दिखता है, और जो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स है ये भी लायबिलिटी हेड के अंदर ही दिखता है बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू, जो फॉरफीचर अकाउंट में हमारा जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट था, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट था, उसमें जो बैलेंस बच गया, कब, जो एक तो फॉरफिट किए उस टाइम उसमें बैलेंस ट्रांसफर हुआ, उसके बाद वो यूटिलाइज कब होता है, जब हमारा फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं समझना, फॉरफिटेड अकाउंट में हमारा अमाउंट कब आता है, फॉरफिटेड अकाउंट में हमारा अमाउंट कब आता है, यहाँ पे क्रेडिट कब होगा, जब हम लोग शेयर को फॉरफिट कर रहे होते हैं। ठीक है, शेयर जब हमारा फॉरफिट होता है उस टाइम आता है, फिर इसमें से हमारा अमाउंट जो है डेबिट हो जाता है। ठीक है, कब यूज हो जाता है, जब शेयर को रीइशू किए। इसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बच जा रहा है तो ये अमाउंट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व में क्यों, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, बात समझना। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कौन सा बैलेंस जाता है, कोई किस टाइप का प्रॉफिट को ले जाते हैं, जो हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं। ये हमारे बिजनेस के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। हमारे किसी भी कंपनी का जो व्यवसाय होता है, समझना, शेयर इशू करना, शेयर फॉरफिट करना, ये तो पूंजी लाने के लिए किया जा रहा है ना। कंपनी तो इस पर्पस के लिए नहीं खुली, कंपनी तो बिजनेस करने के लिए खुली होगी ना, या तो वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही होगी, किसी चीज को सेल कर रही होगी। ठीक है, तो जो हमारे बिजनेस का मेन ऑपरेशन होता है, जो मेन एक्टिविटी होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट। ठीक, उसको बोलते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट, इसको कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, when shares are forfeited the share capital account is debited with, शेयर कैपिटल अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू से। ठीक है यार, ये तो तुम लोग जिस टाइम सॉल्व कर रहा होगा उस टाइम ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे ना तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जनरली डिविंचर्स आर, डिविंचर जो होता है जनरली सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा होता है इन कंपेयर टू शेयर्स, इसको पेमेंट जल्दी मिलेगा, इसको इंटरेस्ट जल्दी मिलेगा, रीपेमेंट के टाइम इसको पैसा जल्दी मिलेगा, इसलिए इसको जनरली क्या बोला जाता है, सिक्योर्ड बोला जाता है डिविंचर्स। ठीक है, फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिविंचर्स इज फिक्सिशियस एसेट। ठीक है, ये हमारा कंपनी के लिए जो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिविंचर्स फिक्सिशियस एसेट हो गया। लायबिलिटी भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लायबिलिटी ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, ये फिक्सिशियस एसेट मतलब क्या होता है, जिस एसेट को, जिस एक्सपेंस को कंपनी तुरंत राइट ऑफ नहीं करके आगे के पीरियड के लिए ट्रांसफर कर रही है। मतलब अभी उसका देखो क्या होता है ना, जब ज्यादा बड़ा एक्सपेंस होता है ना, ज्यादा अमाउंट का या ज्यादा अमाउंट का लॉस, तो अगर उसको उसी ईयर में डेबिट कर देंगे ना तो उस साल का प्रॉफिट बहुत ज्यादा घट जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, जब बहुत बड़ा लॉस होता है या बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है तो उसको क्या किया जाता है, आगे के पीरियड में ट्रांसफर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सो डेट हर एक पीरियड में वो इक्वली बढ़ जाए, हर एक साल में। ठीक है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये जो हमारा फिक्सिशियस एसेट होता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, देखो सिक्योरिटी मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है। जब हम लोग बैंक जाते हैं ना लोन लेने के लिए, तो बैंक भी बोलते हैं हमको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, बैंक क्या बोलता है, हम लोग को कुछ सिक्योरिटी चाहिए से, जब सिक्योरिटी हम लोग देते हैं उसी के अगेंस्ट में वो लोन करना चाहता है। सिक्योरिटी क्यों लेता है, सो डैट अगर हम लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, अगर जो बोरोवर है और डिफॉल्ट कर जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता है, तो बैंक क्या करेगा, उसी सिक्योरिटी को बेच के, जो सिक्योरिटी रखा है, जो एसेट रखा है गिरवी, उसको बेच के उससे पैसा रिलाइज करके अपना लोन का अमाउंट जो है कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमारा होता है मेन सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, और दूसरा कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, बैंक हम लोग गए, हम लोग बोल रहे हैं 10 लाख का लोन लेना है। ठीक है, बोला बैंक कुछ सिक्योरिटी दे दो, हम उसको सिक्योरिटी दे दिए, अपना गाड़ी, घर, जमीन, कुछ भी हम लोग उसको सिक्योरिटी दे दी। बैंक बोला इसमें तो नहीं होगा सर, हमको और कुछ चाहिए सिक्योरिटी, मतलब इस सिक्योरिटी में हम आपका 10 लाख का लोन नहीं करेंगे, आप कुछ और सिक्योरिटी हमको ला के दीजिए। क्यों, क्योंकि बैंक को लगता है कि इसका वैल्यू तो 6 लाख का है या 4 लाख का है, भाई तुम तो लोन 10 लाख का लेने वाला है। ठीक है, ये मतलब किसी तरह से बैंक को लग रहा है कि सिक्योरिटी जो दिया जा रहा है वो सफिशियंट नहीं है,
हमारे लोन के रिस्क को कवर करने के लिए। तो बैंक क्या बोलता है, कुछ एडिशनल सिक्योरिटी हमको दीजिए। तो जो एडिशनल सिक्योरिटी दिया जा रहा है ना, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं सहायक सिक्योरिटी। ठीक है, सहायक प्रतिभूति। बात समझ में आ रहा है? कोलेटरल, कोलेटरल मतलब क्या, जो एडिशनल है, जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, उसी को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जो कोलेटरल सिक्योरिटी होता है, ये फर्स्ट सिक्योरिटी नहीं होता है, दिस इज सब्सिडरी सिक्योरिटी। ये जो होता है हमारा सहायक प्रतिभूति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिबेंचर परचेज्ड इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड दीज आर। ठीक है, कोई कंपनी क्या कर रही है, ओपन मार्केट से, मतलब मार्केट में अपना ही जो उसका डिबेंचर इशू किया हुआ था ना, उसको खुद से वो खरीद ले रही है। अपना डिबेंचर वो खुद से मार्केट से खरीद ले रही है और उसको तुरंत कैंसिल नहीं करती है, उसको तुरंत रिडीम नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन वन डिबेंचर। ठीक है, तो ये जो हमारा दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट करेंट एसेट, नॉट करेंट लायबिलिटी, नॉट फिक्स एसेट। व्हाट, तो ये हमारा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन वन डिबेंचर। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अंडर current asset on asset side of a balance sheet of a company dash 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 is included। इसमें से किसको है करंट एसेट के अंदर, बैलेंस शीट का जो करंट एसेट का हेड होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, चालू संपत्ति में शामिल किया जाता है। किसको किसको हम लोग जो है करंट एसेट में शामिल करते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, पहला बोल रहे सन्ड्री डेटर, ऑब्वियसली सन्ड्री डेटर हमारा करंट एसेट है। कैश इन हैंड ये भी है, स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज आर करंट एसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे किस फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, वर्टिकल फॉर्म में। ठीक, उसके बाद देखो, जिसको थोड़ा सा याद ये सब रखने में दिक्कत होता है वो सब किस तरह से याद रखना, देखो एच जो है पहले आता है अल्फाबेट में, तो ये पुराना फॉर्मेट, भी जो है बाद में आता है अल्फाबेट में। ठीक है, भी तो बाद में आता है, तो वर्टिकल फॉर्मेट जो बाद में आता है, जो लेटेस्ट लास्ट में आ रहा है उस फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। ठीक है, ऐसे इतना याद रखना टफ नहीं है, बट अगर किसी किसी का कोई कोई भूल जाता है तो उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, लंबवत प्रारूप में। ठीक, when financial statement of two or more organization are analyzed। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा फर्म का जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज किया जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया गया है इंटरनल फर्म एनालिसिस। ठीक है, इंटरनल फर्म एनालिसिस मतलब इंटरनल फर्म के विद इन हम एनालिसिस कर रहे हैं, फर्म के विद इन जो हमारा फिनेंशियल नंबर है उसके बीच में एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये तो हमारा इंटरनल, यहाँ पे क्या बोलोगे, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म। ठीक है, इंटर फर्म एनालिसिस। वर्टिकल में क्या करते हैं हम लोग, अपने अपने ही फिनेंशियल का, अपने ही फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतर संस्था विश्लेषण। ये दो दो संस्था का जो है वित्तीय विवरण को विश्लेषण किया जा रहा है। ठीक, अगर यहाँ तक तुम लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सो दैट अपकमिंग जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन ये तुम लोग को मिलता रहे। ठीक है, और अगर अच्छा मतलब सबका फीडबैक रहा तो हम जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, बना के अपलोड कर देंगे। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। फिनेंशियल एनालिसिस का इसमें से कौन कौन सा जो है सीमा है। ठीक, निम्न में से कौन कौन सी वित्तीय विश्लेषण की सीमा है। ठीक हो, देखो अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, कौन कौन सा लिमिटेशन हमारा फिनेंशियल एनालिसिस का ये बताना है। पहला बोल रहा है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है ना, अपने ऐसे अपने जो हमारा बिजनेस का पोजीशन है उसको अच्छे तरह से प्रेजेंट करने का कोशिश करना। ठीक है, एक्चुअल में हमारा हो सकता है बिजनेस वैसा ना हो, ठीक, बट उसको अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, तो ये जो हमारा इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, मतलब हो सकता है हर एक अकाउंटेंट का या हर एक बिजनेस का अपना वैल्यूएशन का जो है तरीका अलग अलग हो। तीसरा लेक ऑफ एक्यूरेसी, कभी कभी हम क्या होता है अपना जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है इसमें हमारा एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ना हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट का, फिनेंशियल एनालिसिस का लिमिटेशन है।
मतलब ये सारा दिक्कत रहता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग फिनेंशियल एनालिसिस जो है सही तरह से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म क्विक एसेट डजंट इंक्लूड, क्विक एसेट में हमारा क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो क्विक एसेट में हम लोग किस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, डजंट इंक्लूड स्टॉक को इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो। देखो हम लोग रेशियो एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं, हम रेशियो एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं कितने टाइप का रेशियोज होता है, तो उसमें एक पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब जो रेशियो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है, जो रेशियो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है ये बताता है कि हम बिजनेस में जो है प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, हमारा कमाने का, प्रॉफिट कमाने का क्या क्षमता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा होता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो ये बताता है कि हम अपने बिजनेस में एसेट का यूटिलाइजेशन जो है कितना इफिशियंटली कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में जो हमारा एसेट है इसको कितना प्रॉपरली, कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, ये बताता है एक्टिविटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब हो गया जो हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है। ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में हम अपने बिजनेस में का जो हमारा लायबिलिटी होने वाला है इसको हम कितना बेटर वे में रीपे कर पाएंगे, पेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंसी कैपेबिलिटी को बताता है लॉन्ग टर्म में। तो जो ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है ना ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमारा जो होता है नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो बताता है कि हमारा जो नेट सेल का कितना परसेंट हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है, ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है आइडल रेशियो, आइडल करंट रेशियो जो होता है ये हमारा 2:1 होता है, ये पता ही होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ यहाँ पे यूज होता है, तो करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम अगर हमारा बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में कैश आएगा या कैश का यूटिलाइजेशन होगा, तो इससे हमारे बिजनेस में कैश आएगा। इंक्रीज जब भी हमारे बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़ता है, ठीक है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो बिजनेस में कैश आएगा। लाइबिलिटी घटेगा इसका मतलब क्या हुआ, घटा क्यों, कैश यूज हुआ होगा, एप्लीकेशन ऑफ कैश हो गया, ठीक है। सोर्स ऑफ कैश मतलब जहां से पैसा आ रहा है, तो जब हमारा शेयर प्रीमियम बढ़ता है तो ये हमारा सोर्स ऑफ कैश हो गया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर किए। अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका आगे का पार्ट है इसको कवर करेंगे और इसी तरह के वीडियो को हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बनाने का, अपलोड करने का, सो डेट जो हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन है ये बहुत अच्छे से हो पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।